नमस्कार, बहुत स्वागत था आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जो सोमवार और शुक्रवार को शाम को 5 बजे आपको जो क्वेश्चन मिलता है, उसके तहत आज जो है हम जीएस के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विस्तृत व लंबा दस्तावेज होने के लिए उत्तरदायी कारणों का जो है वो विश्लेषण करना है। तो देखिए 12 अंक का प्रश्न है। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग की परीक्षाओं में दो टाइप के प्रश्न आते हैं, एक जो होता है 8 अंक का होता है, दूसरा 12 अंक का होता है। 8 अंक का जो प्रश्न होता है उसे 125 शब्दों में लिखना होता है, और जो 12 अंक का प्रश्न होता है उसे 200 शब्दों में लिखना होता है। तो आइए आज इसी को हम देखते हैं। और इसमें देखिए एक थोड़ा सा हम नयापन ला रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मेट दे देते हैं कि जब कोई भी प्रश्न आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक माइंड मैप बन जाए या एक फॉर्मेट बन जाए कि कैसे हमको करना है। तो देखिए भूमिका और निष्कर्ष की चीज़ें तो सर्वविदित हैं, भूमिका निष्कर्ष आपको देना ही देना है। फिर जो भूमिका के बाद जो दूसरा होता है उसमें जितने भी की पॉइंट है, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी एक माइंड मैप बना लीजिए। तो जैसे इसमें है कि भारतीय संविधान के विस्तृत व लंबा, देखिए इस पे है कि विस्तृत व लंबा दस्तावेज होने के लिए उत्तरदायी कारणों की जो है वो विश्लेषण करना है। तो भूमिका इसमें की पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में आप 30 से 35 शब्दों में बता दीजिए, यही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। तो इसमें क्या देना है कि भारतीय संविधान का सामान्य परिचय देते हुए मूल एवं वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, कि भाई जब आया था तब कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियाँ थे, कितने भाग थे, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं। तो तभी तो आप स्पष्ट कर पाएंगे कि भाई ये वाकई में विस्तृत है या लंबा है। अब उसके बाद जब आप भूमिका दे दिए, तब आप बताइए कि संविधान के विस्तृत एवं लंबा होने के लिए उत्तरदायी कारणों को बताएंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि ऐतिहासिक प्रभाव की हम चर्चा करेंगे। फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट जाएगा वो अन्य देशों के संविधानों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसमें अपनाया गया है। क्योंकि आप लोग पीटी में खूब देखते होंगे कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहीं से अपना लिया, नीति निर्देशक तत्व तो कहीं से आया, आपातबंद कहीं से आया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भाई जब हम बहुत से देशों की अच्छी चीज़ों को अपना रहे हैं, तो ये इसलिए लंबा हो जा रहा है। फिर भारत की विविधता का समावेश, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा है या एक ही जाति धर्म के लोग हैं। इसमें बहुत से भाषा भाषी लोग हैं, बहुत से जाति धर्म लोग हैं। तो सबकी चीज़ों को जो है इसमें समावेशित करना है संविधान में, इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर जो अगला हमारा है कि कानूनी एवं प्रशासनिक विवरण, और फिर अगला इसमें आप बताएंगे कि संघीय विषमता क्या है। और फिर अगला जो पॉइंट जाएगा इसमें कि इसका जीवंत दस्तावेज होना। और फिर लास्ट में संविधान सभा में विधि वेत्ताओं का प्रभुत्व। तो इतने पॉइंट के माध्यम से जो है हम कवर करने वाले हैं इस प्रश्न को। और फिर निष्कर्ष जो है वो लास्ट में 20 से 25 शब्दों में आपको लिखना ही है। देखिए बच्चे करते क्या हैं कि सारी चीज़ें लिखे लेकिन निष्कर्ष नहीं लिखते। तो निष्कर्ष तो बहुत ही मस्ट है आपको आपकी परीक्षा में। और यूपी में तो भूमिका और निष्कर्ष के लिए अलग से नंबर जो है, मतलब वो है, अगर 12 अंक का प्रश्न है तो मान के चलिए कि 2 नंबर भूमिका पे है, तो 2 नंबर निष्कर्ष पे है, तो बाकी 8 नंबर मेन बॉडी पे है। तो इसका आपको ध्यान रखना, निष्कर्ष जरूर लिखना। क्योंकि हम जब कॉपी देखते हैं, आप लोगों की जब कॉपी आती है, तो उसमें जनरली बहुत से बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि वो निष्कर्ष नहीं लिखते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा जो है यूपी पीसीएस मेंस का बैच है, शून्य से शिखर तक, ये हमारा फाउंडेशन बैच होता है। और ये उन बच्चों को टारगेट करता है कि जो 2026-27 के लिए अपने पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। और जो एक टारगेटेड बैच है अब की बार मेंस पर, तो ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा देंगे। तो ऐसे में 2 बैच चल रहे हैं, आप जिसमें भी अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, योग्य मानते हैं, आप उससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। यहाँ होगा क्या कि डेली हम आपको प्रश्न देंगे, आप उसको लिख करके दिखाएंगे, उसका सेम डे ही मूल्यांकन होगा, और फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। मतलब आपका जो भी टॉपिक है, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, सारे प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से न केवल हम प्रश्न कराएंगे बल्कि उसका मॉडल आंसर भी देंगे, और जो आप उत्तर लिखेंगे उसका मूल्यांकन भी करेंगे। तो सोचिए कि अगर आप इतना सब करके रहते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि इस बार जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे,
तो 750 प्लस प्रश्न जो है हम करा के भेजें। और अगर इतना आप करके जा रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो 7303307507 पे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको मैंने फॉर्मेट दिखा दिया और उसी फॉर्मेट को हम यहाँ थोड़ा सा विस्तार देंगे, क्योंकि ये हम जो करा रहे हैं सीरीज, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, वो तो हमारा वीडियो देख ही रहे होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मुख्य परीक्षा में चीज़ों को लिखी कैसे जाए। फॉर्मेट तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, लेकिन शब्द कैसे लाए जाए, तरीका कैसे हो लिखने का, तो इसीलिए हम थोड़ा सा अब इसका विश्लेषण भी कर देते हैं। तो आप लोग बस 5-7 मिनट बने रहिए। तो जो मैंने कहा ना कि 30 से 35 शब्दों में आपको भूमिका लिखनी है, तो अब एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। 1950 में लागू हुए मूल दस्तावेज में 22 भाग और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद शामिल थे। मतलब आप बता रहे हैं कि जो 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। फिर अगर इसमें आगे आप देखेंगे तो विभिन्न प्रावधानों को हटाए जाने और 106 संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में इसमें कितने भाग हो गए? 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद। मतलब सोचिए कि इसमें क्या है कि बहुत से जो महत्वहीन हो चुके प्रावधान थे उनको हटाया भी गया है, लेकिन कुछ नए प्रावधान जोड़े भी गए हैं। तो ऐसे में इनकी संख्या जो है वो अब वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद हो गए हैं, जो क्या बताते हैं कि संविधान विस्तृत और लंबा है, वही आप बता रहे हैं। और भूमिका में आपको इसी तरीके से भूमिका लिखनी होगी। ये नहीं है कि प्रश्न भारतीय संविधान के विस्तृत व लंबा होने पे पूछा जा रहा है तो आप जो है वहाँ भूमिका में कुछ और लिख करके आ जाइए। भूमिका और निष्कर्ष, मैं बार बार कहता हूँ कि जो भूमिका होती है और निष्कर्ष जो होता है वो हमेशा जो है वो प्रश्न के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। तो मतलब प्रश्न में जो पूछा जाए वही आपको देना है, तो इसका तो विशेष ध्यान देना होता है। और यही बच्चे जो है ऊटपटांग गलतियां कर जाते हैं, जिससे उनका नंबर कट जाता है। तो याद रखिए कि भूमिका और निष्कर्ष आपको सदैव जो है प्रश्न में जो पूछा गया, जो की पॉइंट है, उसी को आधार बना के लिखना है। अब भारतीय संविधान के विस्तृत व लंबा होने के लिए उत्तरदायी कारण हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला मैंने फॉर्मेट बताया था, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि ऐतिहासिक प्रभाव। तो इसके तहत आप बताएं कि संविधान निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधानों को संविधान में शामिल कर लिया था, क्योंकि ये भारतीय व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करते हैं। तो चूंकि आप लोग जानते ही होंगे कि हम जो है ब्रिटिश उपनिवेश थे, करीब करीब 200 साल हम उपनिवेश रहे, और ऐसे में जो हमारी शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई जाती थी। और इसमें जब 1935 का जो एक्ट आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पे इसी 1935 के एक्ट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे लिए ही, भले औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाई गई थी, लेकिन ये हमारी व्यवस्था को संचालित कर रही थी। तो आप पहला तो यही दीजिए कि भाई अगर ये लंबा हुआ तो हमने एक बड़ा जो है पॉइंट इससे ले लिया है, जो हमारा 1935 का एक्ट है। और ये महत्वपूर्ण भी था क्योंकि इसी व्यवस्था के तहत जो है हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो संचालित हो रही थी। फिर दूसरा आप दीजिए कि अन्य देशों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को जो है वो अपनाना। तो भारतीय संविधान निर्माता ने विश्व भर के संविधानों से सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया। मतलब जो हमारे संविधान के निर्माता थे तो उनका ये मानना था कि विश्व में कहीं भी अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उनका जो है वो मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और उसे अपने आचार विचार में लाना होगा। तो वो आचार विचार में कैसे आएगा? तो संविधान के माध्यम से आएगा। तो इसीलिए देखिए, जो आपातकाल की जो व्यवस्था है वो हमने जर्मनी से अपना लिया, यूएसए से हमने मूल अधिकार को अपना लिया, इसी तरीके से आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को मैंने अपनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसकी भी चर्चा कर सकते हैं यहाँ। फिर विविधता का समावेश, तो जो अगला पॉइंट है तो इसमें आप दीजिए कि भारत की विविधता और विशालता को स्वीकार करते हुए संविधान में विशिष्ट खंड शामिल किए गए। चूँकि भारत एक विस्तृत देश है और विशाल देश है, और यहाँ
बहुत से भाषाभाषी लोग रहते हैं, बहुत जाति धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो चूंकि संविधान में सबके लिए प्रावधान होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो ये था ना कि भाई संविधान किसी एक जाति धर्म वर्ग का नहीं था, संविधान सबका था। तो सबके हितों की पूर्ति कैसे हो सकती थी जब तक आप सबकी चीज़ों को नहीं लाएंगे। तो इसीलिए हमारा संविधान लंबा हुआ। और आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे जो भाग हमारा 16 है उसमें अनुसूचित जातियों मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अधिकारों की बात की गई है। तो अब एससी एसटी के बाद अधिकारों की यदि बात की जाएगी तो बिल्कुल लंबा होगा प्रावधान, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये हमारे देश के ही नागरिक हैं और एक बड़ी आबादी में रहते हैं, तो इनकी चीज़ों को लाना भी अनिवार्य था। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो जो हमारा भाग 17 है उसमें राजभाषा से संबंधित उपबंध है। भाई हमारे यहाँ कोई एक भाषा तो है नहीं, उसमें तो कई भाषाएं हैं और सबके लिए एक व्यवस्था की गई है। और फिर भाग जो है 18 में आप देखेंगे कि आपातकालीन उपबंध की बात है। तो ये खंड भारत की अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का समाधान करते हैं, संवैधानिक ढांचे के भीतर प्रतिनिधित्व और समावेशिता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को जो है वो रेखांकित करते हैं। तो विविधता का जो समावेश है इसके तहत ये सब पॉइंट को आप डालेंगे। और इसमें अगर एक दो पॉइंट भी आप डाल करके चले जाएंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा हम विस्तृत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप यहाँ ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो मुख्य परीक्षा में ज़्यादा साझ रहेंगे, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर कानूनी और प्रशासनिक विवरण, जो अगला मैंने पॉइंट बताया था, तो अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो है वो संघीय और राज्य स्तर पर सरकार के संगठन और शक्तियों के विस्तृत प्रावधान जो है वो शामिल हैं। साथ ही इसमें न्यायपालिका प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी प्रावधान भी शामिल है जो इसे लंबा बनाते हैं। तो इसको भी आप देखेंगे कि भाई यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था वो संघीय स्तर पर कुछ है, राज्य स्तर पर कुछ है, अब तो तृणमूल स्तर पर पंचायतें भी आ गई और सबकी व्यवस्था यहाँ इस संविधान में लाई गई हैं। तो ऐसे में जो है ये लंबा हो जा रहा है। फिर इसमें जो है एक संघीय विषमता के तहत भी आप देखेंगे कि इसके तहत क्या हो रहा है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम जैसे राज्यों में क्षेत्रीय समस्याओं और मांगों को पूरा करने के लिए अलग से उपबंध किए गए हैं। आप लोग पीटी में इसके बारे में खूब पढ़े होंगे कि भाई किस तरीके से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन्हें संविधान में कई तरीके का संरक्षण दिया गया है। तो संरक्षण कैसे दिया गया, संविधान में बाकायदा लिखा गया है। तो जब लिखा जाएगा तो संविधान वैसे ही लंबा हो जाएगा, तो आप इस पॉइंट को भी डाल सकते हैं। फिर जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संविधान के लंबा होने के पीछे का, कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। तो देखिए जीवंत दस्तावेज कहने का अभिप्राय क्या है कि भारतीय संविधान एक परिवर्तनशील और विकासशील दस्तावेज है। मैंने भूमिका में दिखाया है ना कि भाई किस तरीके से तमाम चीज़ें हटाई गई जोड़ने, और उसमें फिर कई चीज़ें जोड़ी गई, 106 जो है वो संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि हमारा संविधान जो है दिन प्रतिदिन लंबा और होता जा रहा है, क्योंकि इसमें भाई परिवर्तनशील है ये, और ये विकास को दिखाता है। भाई अगर कोई चीज़ सोचिए कि अगर कुछ जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, तो जो उसमें चीज़ें लिखी गई हैं वो एक समय सापेक्ष लिखी गई हैं, और उसके बाद हो सकता है कि उनकी चीज़ें इतना वर्तमान समय में उपयोगी ना हो, उनका महत्व घट गया हो। तो लेकिन वो चूंकि लिखी आ रही हैं तो आज भी जो है वो उसको वैसे ही माना जाता है, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन हमारे संविधान के साथ ऐसा नहीं है। हमारा संविधान क्या कहता है कि भाई ठीक है, आप जो है नित्य अपने आप को नवीनता में लाइए। अगर पुरानी चीज़ें महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है, तो आप उसको हटाएं और नई नई चीज़ों का समावेश करें। और इसी तहत आप देखेंगे कि संशोधन और न्यायिक व्याख्याएं संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को न केवल अनुरक्षित करती हैं बल्कि उसे समसामयिक चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अब उदाहरण देंगे कि 73वां जो 74वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें भाग 9 और भाग 9A जोड़ा गया। तो ये इसके जीवंत दस्तावेज होने का ही प्रमाण है, क्योंकि इसके पहले भाई जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, तो 1992 के पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, 1992 में भी चीज़ें आई। तो ये इसके परिवर्तनशीलता को दिखाता है। इसी तरीके से जो अगला एक महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में विधि वेत्ताओं का प्रभुत्व होना। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि संविधान सभा में विधि वेत्ताओं के प्रभुत्व ने भारतीय संविधान को एक विस्तृत और व्यापक दस्तावेज बना दिया।
भाई जो संविधान सभा है तो उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम तो वकील साहब ही लोग थे, बैरिस्टर लोग थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो जो भी कोई प्रस्ताव आता था तो उस पर खूब बढ़िया से विचार विमर्श करके और उसके हर पहलुओं का जो है वो मूल्यांकन करके ही जो है उसको संविधान सभा के द्वारा अप्रूव किया जाता था और फिर वो संविधान का हिस्सा बनता था। तो ऐसे में अगर कोई एक पॉइंट आया, उसके 4 पहलू निकल के आए, तो चारों पहलुओं को उसमें मेंशन किया गया। और वो कैसे संभव हो पाया, क्योंकि ये जो हमारी संविधान सभा थी उसमें वाकई में उस समय देश दुनिया की मतलब देखा जाए तो सबसे क्वालिफाइड लोग उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप इसको इसको भी दे सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है, मतलब आप निष्कर्ष में बता रहे हैं। और हालांकि इसका विस्तृत एवं लंबा होना भारतीय जनता की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ही मूर्त रूप है, जो देश की लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है। मतलब आप क्या करें कि भाई ठीक है, विस्तृत और लंबा है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये लंबा और अगर विस्तृत हुआ है तो ये जो हमारे देश की जो जनता है उनकी आकांक्षाओं और आशाओं का ही ये प्रतिनिधित्व करता है। तो वैसे में यदि लंबा है तो और ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट है, सबके अधिकारों को लेकर के लिखा गया है, सारा डिवीज़न किया गया है, कोई टकराहट नहीं है। और इसीलिए देखिए कि हमारा संविधान जो है जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे लिए ये घोषणा की जाती थी कि बस भारत जल्दी ही भारत के कई टुकड़े होंगे और भारत एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। मतलब सारी आकांक्षाओं और कामनाओं को धत्ता बता करके, क्योंकि बहुत से ऐसे देश थे जिनकी कामना थी कि हम टूट जाएं, तो वो क्यों नहीं टूटे, हम क्यों आगे एक बहुत परिपक्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारे संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी तरीके से आप निष्कर्ष दे के चीज़ों को ख़त्म करिए। अब जो है इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंत में आप लोग के मन में एक आता है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो इसको मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ कि आप हमारे जो है वो समृद्धि IAS ऑफिशियल टेलीग्राम पे आइए, वहाँ इसका PDF एक समय के बाद संस्थान के द्वारा दे दिया जाता है। हमारे 2 चैनल हैं, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं समृद्धि IAS ये वाला, और दूसरा जो हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इन दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और सबसे लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।